हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में धूमकेतु और वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। आई होप कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें हमें, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो कि धूमकेतु यानी कि कॉमेट की तस्वीर है। ठीक है, और देखो ये सूर्य की ओर आती है तभी दिखाई देती है, और जो पूंछ होती है सूर्य से दूर होती है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल जो है धूमकेतु का है। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है 76 वर्ष है। ठीक है, हैले नामक, यह अंतिम बार 1986 में देखी गई थी, और अगली बार यह 1986 में 76 जोड़ देंगे यानी कि 2062 में ये दिखाई देगा। ठीक है, तो हैले धूमकेतु परिक्रमण काल कितना है? 76 वर्ष। और धूमकेतु क्या है? तो यह गैसों एवं धूल का एक संग्रह है जो कि आकाश में सूर्य की रोशनी के कारण चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये था धूमकेतु के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं धूमकेतु से एक रिलेटेड चीज़ें रह गई हैं। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होती। ठीक है, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा टिकाऊ नहीं होती, लेकिन ये लौट के ज़रूर आता है, यानी कि ये भी सौरमंडल में हमारे ग्रहों की तरह परिक्रमा करता है। ठीक है, उल्का यानी कि मेटियोर्स। उल्काएँ प्रकाश की चमकीली धारा के रूप में दिखाई देती है। देखो जो हमारा धूमकेतु है और उल्का है ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में ये दिखाई देती है जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है। अब ध्यान देना, उल्का जो है ना, जो धूमकेतु का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, या फिर जो जितने भी हमारे कॉमेट होते हैं, ठीक है, कॉमेट यानी कि जो क्षुब्ध ग्रह हैं, ठीक है, एस्ट्रॉयड जो हैं, उसमें के जो बचे हुए टुकड़े वगैरह होते हैं उनसे मिलकर उल्का बनता है। ठीक है, तो यहाँ दिया भी हुआ है कि उल्काएँ क्षुब्ध ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतु को पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हिस्सा एक तरीके से धूमकेतु का ही। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप ये देख लो। ठीक है, वो कुछ हिस्से के रूप में है, और ये भी जब जाएगा तो ऐसे प्रकाश के रूप में ही चमकता हुआ दिखाई देगा आपको। अब बात करते हैं पृथ्वी और उसकी सौरिक संबंध। ठीक है, कि कौन कौन से टर्म आते हैं जब पृथ्वी घूमता है या फिर पृथ्वी के जो चक्कर होते हैं उसके अनुसार। कह रहा है कि प्रकाश चक्र, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, उसको कहते हैं प्रकाश चक्र यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फिगर है, यहाँ पे आप इस हिस्सों के देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये प्रकाश और अंधेरा दोनों के बीच का हिस्सा है, यानी कि इस हिस्सा को हम कहते हैं प्रकाश चक्र यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, प्रकाश चक्र समझ में आ गया। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ होती हैं। पहला होता है घूर्णन, जिसको रोटेशन कहते हैं, और इसी को दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, और एक और नाम है परिभ्रमण। तो 3 नाम याद रखना है, घूर्णन, दैनिक गति और इसी को परिभ्रमण कहते हैं। और दूसरा होता है परिक्रमण। घूर्णन, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, ध्यान देना है, अपने अक्ष कहने का मतलब जगह पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन व रात बनते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं दिन और रात कैसे बनते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण के कारण। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। अब चूंकि दिन और रात बनते हैं इसीलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। अब देखो, इसको कहते हैं वार्षिक गति, यानी कि परिक्रमण के कारण ही हमारा वर्ष बदलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण या फिर वार्षिक
गति, परिक्रमण या फिर वार्षिक गति। पृथ्वी की को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही 6 घंटा 4 साल में एक दिन बन जाता है और उस वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। नक्षत्र दिवस यानी कि सिड्रियल डे, ठीक है, सिड्रियल डे इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोर्ध में 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को हम कहते हैं नक्षत्र दिवस, ठीक है। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। तो ध्यान देना है, नक्षत्र दिवस जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट का होता है, ठीक है। तो आपने वीडियो में देखा कि जब पृथ्वी जिस हिस्से से घूमना शुरू करती है, अब चूंकि ये इधर आगे भी जाती है तो सूर्य से थोड़ा सा आगे चली जाती है, तो हालांकि उसको सूर्य की ओर आने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन जिस एक्सिस से घूमना शुरू हुआ था वो वापस से वहीं आने पर ये लगता है 23 घंटा और 56 मिनट, ठीक है। तो इसको कहते हैं नक्षत्र दिवस। और जब ये पूरा इस हिस्से में आ जाता है, मतलब सूर्य की ओर अगर हम देखने लगते हैं, तो वो होता है सौर दिवस, ठीक है, सोलर डे। और ये होता है पूरे के पूरे 24 घंटे का। तो सौर दिवस क्या है? तो जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। अब देखो, इसको ध्यान से देखो। मान लो इस तरह एक व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, और यहाँ सूर्य है, तो अपने जगह पे तो ये तो घूमता है, ठीक है, और वापस से जब उसी जगह आ गया और वो सूर्य की ओर अगर देख रहा है, सूर्य की ओर अगर देख रहा है, तो उसे कहते हैं सौर दिवस। लेकिन पृथ्वी कुछ हिस्सा खिसक कर वो आगे चलाता है, पृथ्वी का पोजीशन चेंज हो गया और अब व्यक्ति इधर देख रहा है। तो जब इस वाले सिचुएशन में आएगा ना, मतलब जहाँ से चला था वहीं तो आया, लेकिन जब वो आगे की तरफ देखता है तो उसको सूर्य नज़र नहीं आता। तो इस सिचुएशन में 23 घंटा 56 मिनट होता है और इसको कहते हैं नक्षत्र दिवस। लेकिन यहीं से जब घूम कर ये सूर्य की ओर देखने की कोशिश करता है, तब होते हैं पूरे के पूरे 24 घंटे, ठीक है। इसको कहते हैं हम सौर दिवस। उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो को रिवाइंड कर लो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किमी प्रति सेकंड, ध्यान देना है, ये परिक्रमा करने की बात कर रहा है। जो ये वाली गति है ना, ये है 29.6 किमी प्रति सेकंड। और जो अपने जगह पे जो घूमता है वो घूमता है 1610 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है कि वेग से चक्कर लगाती है। अब देखते हैं कि उपसौर क्या है। उपसौर को इंग्लिश में कहते हैं परहेलियन। उपसौर, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। केपलर्स के लॉ के अनुसार क्या है, केपलर्स का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि दीर्घवृत्ताकार में गति करते हुए सूर्य जो होता है एक फोकस पे होता है, ठीक है, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार में 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक पर सूर्य होगा। जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होता है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, ठीक है। जब पास होगा तो क्या कहेंगे, उपसौर। और याद रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के पास होगा तो उसका वेग ज़्यादा होता है, ठीक है। ये केपलर्स के सेकंड लॉ ने कहा था। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो ध्यान देना, उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, ठीक है। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। दूसरी घटना है उपसौर, यानी कि अपहेलियन, ठीक है। अप यानी ऊपर, ऊपर यानी कि ज़्यादा दूरी। तो इससे याद कर लेना कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं, यानी कि अपहेलियन कहते हैं। और ये स्थिति 4 जुलाई को होती है, ठीक है। अब अधिकतम दूरी है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। हालांकि एवरेज मानते हैं 14.9 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, लेकिन कम दूरी है 14.7 करोड़ और अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। एक होता है अपसाइड रेखा, ठीक है। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जब सूर्य के केंद्र से गुजरती है तो इसे कहते हैं अपसाइड रेखा, ठीक है। अब इसको फिगर से हम समझाते हैं। देखो, इस वाले फिगर को देखो, ये क्या कर रहा है, पृथ्वी जो है वो एक, हालांकि इसको दीर्घवृत्ताकार मान सकते हैं, पूरा वृत्त नहीं है, ठीक है, इसको हम दीर्घवृत्त समझ सकते हैं, ठीक है।
अब ये परिक्रमा कर रहा है, तो ध्यान देना इस वाले स्थिति में, ठीक है, इस वाले स्थिति में सूर्य क्या है, थोड़ा सा दूर है, तो दूर होने की वजह से अपहेलियन, ठीक है, और ये होता है 4 जुलाई को। और इस वाली स्थिति में आपको ये वाली दूरी नज़दीक दिख रही होगी, आप ये देख लो, ये अमाउंट भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये अमाउंट भी लिखा है, ये है 15.21 करोड़ किलोमीटर और ये है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और इस स्थिति को कहते हैं परहेलियन, ठीक है, ये होता है 3 जनवरी की घटना को, ठीक। अब देखो इसी स्थिति में जब हम इसको मिटा कर अगर देखना चाहें तो ये अपहेलियन और परहेलियन को मिलाने वाली रेखा जब सूर्य के केंद्र से होके जाने लगती है तब इस स्थिति को कहते हैं एप्साइडन रेखा, ठीक है, एप्साइड रेखा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा अगर सूर्य यहाँ आता है तो ये दूरी थोड़ी घट जाती है और यहाँ आता है तो दूरी घट जाती है पृथ्वी, तब इसकी बीच की रेखा आ जाएगा तो इसको एप्साइड रेखा नहीं कहेंगे, सिर्फ अपहेलियन और परहेलियन यानी उपसौर और अपसौर की घटना में जब सूर्य के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये भी डेट याद रखना है कि अपसौर की घटना और उपसौर की घटना कब होती है। अपसौर की घटना 3 जनवरी, उपसौर की घटना 3 जनवरी और अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। देखो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान का कोणीय दूरी कहलाता है अक्षांश, ठीक है। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश को अक्षांश को प्रदर्शित करता है और विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने वाली 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी कि किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। जब 90 होंगे तो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ समझ लेते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर फिगर बना के रखा है। ये देखो ये पृथ्वी का केंद्र है। अगर एक ऐसी लाइन खींच दे तो इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ से मान लो हमने कोई कोण बना लिया, ठीक है। यही झुकाव जो होता है वो होता है अक्षांश। हालांकि इसको जब हम ऐसे मिलाते हैं और ये परिधि पर मिलता है तो क्या करते हैं, विषुवत वृत्त के समानांतर एक ऐसा गोला बना लेते हैं इसके पीछे से होते हुए, ठीक है। और यही गोला यहाँ पर चला आता है, ठीक है। हालांकि जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। तो एक्चुअल अक्षांश ऐसे बनता है। हालांकि हम सिर्फ ऊपरी हिस्सा देखते हैं लेकिन अक्षांश जो है वो ये वाला कोण है, ठीक है। फिर आगे वाला ये वाला अक्षांश हो जाएगा, ये यहाँ के मिलता है, फिर ये पीछे से होते हुए ऐसे आगे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है अक्षांश, ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे विषुवत वृत्त से ऊपर जाने पर 90 अक्षांश होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता किसी भी स्थान का। अब हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश समानांतर यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ध्यान देना अक्षांश रेखाएं जो है ना वो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, ये दिशा याद रखना। और ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, विषुवत वृत्त के समानांतर खींची जाती है। इन सबको ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मैंने समझाया आपको कि ये जो विषुवत वृत्त के समानांतर खींचते हैं इसको ही क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अर्थात भूमध्य रेखा, देखो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते जाएगा, उन सभी को अक्षांश रेखा कहेंगे। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश जो है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, हम कह रहे हैं कि ये जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये अगर ऐसे मिलाते चले जाओ ना, इस रेखा पर कोई भी स्थान होगा उन सबको हम 0 डिग्री कहेंगे, ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांशों को हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 2 अक्षांश मान लो 0 डिग्री है, 1 डिग्री है,
ठीक है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी 111 किलोमीटर की। अब देखो, अब यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी जो गोलार्ध हैं वो 79 अक्षांश समानांतर होंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 है। अब देखो सॉरी, ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट। ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जब हम 90 पे पहुंचेंगे तो हमको एक रेखा नहीं मिलती है, ये बिंदु मिलता है, ठीक है। तो 0 वाला 1 हो गया और 1 से लेके 89 तक कितने हो गए, 89 हो गए, ठीक है। 89 और एक ये वाला 90, तो 0 से लेके ऊपर तक 90 और 0 से नीचे, 0 से लेकर तो ऊपर हमने ले लिया ना, 0 को छोड़कर जब नीचे जाएंगे तो ये भी 89 होगा। तो 89 89 हो गए 178 और एक 0 वाला हो गया 179, ठीक है। तो इसलिए जो अक्षांशों की संख्या है वो हमारी कितनी लिखनी है, 179, यानी कि 89 ऊपर 89 नीचे और एक हमारा 0 डिग्री वाला, ठीक है। कुल मिला के 179। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जब हम आएंगे तो जैसे ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जब हम 23.5 डिग्री पे जाएंगे इसको कहेंगे कर्क रेखा, और जब यहाँ से नीचे 23.5 डिग्री पे जाएंगे तो उसको कहेंगे हम मकर रेखा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। कर्क और मकर हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब ध्यान देना, ये जो हमारा रेखा है इसमें यहाँ से चलते हैं, ये जब ऊपर आप जाओगे, ठीक है, इसी वाले वृत्त में मैं बता देता हूँ। जैसे ये 0 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। 60 से ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री आएगा। इसके ऊपर आर्कटिक होने के कारण इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में इस वाले जगह पे 66.5 डिग्री के नीचे अंटार्कटिका होने के कारण इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। कर्क रेखा निम्न देशों से होके गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ से इसके नीचे जो है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कितनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।